इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम विदेशी हेल्थ केयर सिस्टम के सामने फेल है? डॉक्टरों की क्षमता पे कोई शक नहीं है इंडिया के। मैं कहता हूँ नी रिप्लेसमेंट जो है अर्ली स्टेज में नहीं होता। घर में खाना बनता नहीं हमारे, हम तो बाहर ही खाते हैं खाना। एक्सरसाइज हमने ये कर ली तो कमर दुख गई, वो कर ली तो घुटना दुख गया। क्या है ये L4 L5? क्यों इसकी समस्या उत्पन्न हो रही है? ये तेल लगा डाला तो नी रिप्लेसमेंट से छुटकारा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक प्रचार के तरीके हैं, एक झूठा प्रचार है। दूध आप पीते नहीं, कैल्शियम आप लेते नहीं, ड्राई फ्रूट्स आप खाते नहीं, डायलिसिस पे जिंदगी बहुत बेकार जिंदगी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, आज एक बार फिर आपके अपने नए कार्यक्रम कार में सरकार का एक नया एपिसोड है और कार में सरकार के आज के एपिसोड में हमारे जो खास मेहमान हैं वो काशीपुर और आसपास के क्षेत्रों के लिए किसी भी विशेष पहचान के या परिचय के मोहताज नहीं है। दरअसल आज हमारे साथ मौजूद हैं हड्डी रोग विशेषज्ञ, मैं कहूं तो प्रख्यात हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर अग्रवाल आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आज हम इनसे बातचीत करेंगे। बहुत तमाम ऐसे विषय हैं चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित जिन पर इनसे चर्चा की जाएगी, परिचर्चा की जाएगी। तो आइए डॉक्टर अंकुर अग्रवाल का स्वागत किया जाए और बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत सब लोगों जो इस चैनल के थ्रू हमें देख रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है, आमतौर पे मैं सभी से यही पूछता हूँ कि इस प्रकार से इस अंदाज में कार में सवार होकर और सड़क पे चलते हुए इससे पहले कोई इंटरव्यू फेस किया है? मेरे साथ पे जीवन में पहली बार ऐसा है कि मैं कार में चलते हुए मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं और बैठ के यारों दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं और बात ही बात में ये सब चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है, इमेजिंग, बहुत ही बिल्कुल नया। आप हड्डियों का इलाज करते हैं, सर्जन भी हैं और काफ़ी नाम है आपका इस क्षेत्र में, तो आपसे इस विषय पर खूब बातचीत करेंगे। उससे पहले जो लोग आपके बारे में नहीं जानते या कम जानते हैं या आपके बैकग्राउंड के बारे में कम जानते हैं, तो उनको अपने बारे में ज़रा इंट्रोडक्शन दीजिए कि आखिर कौन है डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, कहाँ रहते हैं, कैसे आखिर डॉक्टर अंकुर अग्रवाल बन पाए, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर। देखिए, मैं यहीं काशीपुर का रहने वाला हूँ। मेरा बचपन यहीं बीता है शुरू से। हमारा जन्म भी काशीपुर में ही हुआ था। मैंने गीतावाल मंदिर से प्राइमरी शिक्षा ग्रहण करी। उसके बाद मैंने उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज, जो आज भी एक अच्छा कॉलेज है हिंदी मीडियम का, उससे हमने अपना इंटर पूरा किया। उसके बाद फिर हमारी डॉक्टर बनने की एक चाहत थी, वो हमें कोचिंग सेंटर की तरफ ले गई मेरठ में, और मेरठ से हमने 1 साल कोचिंग करने के बाद हमारी CPMT में रैंक आई और भगवान हमारी मेहनत से और भगवान की कृपा से हमारी रैंक इतनी अच्छी आई कि हमें उस टाइम का जो टॉप मेडिकल कॉलेज यूपी में हुआ करता था, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, उसमें हमें MBBS में दाखिला मिला। 4.5 साल और 1 साल की इंटर्नशिप करने के बाद जब हमने उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एग्ज़ाम दिया, तो उसमें भी हमारी मेहनत और भगवान की कृपा से जो है हमें टॉप रैंक आई, जिससे कि हमें उस टाइम ऑर्थोपेडिक्स MS ऑर्थोपेडिक्स KGMC से ही करने का 3 साल का मौका मिला। वहाँ से 3 साल पूरा करने के बाद जब हमारी एजुकेशन वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन की पूरी हो गई, उसके बाद 1 साल हमने सुशीला तिवारी हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में 1 साल जॉब करी। उसके 1 साल बाद मैंने सरकारी अस्पताल बाजपुर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सेवाएं दी। उसके बाद मैंने एक अपना छोटा सा हॉस्पिटल रामनगर रोड पर मेन चौराहे के आसपास सूरज मेडिकल के बगल में शुरू किया, जहां मैंने 15-16 साल अपना हॉस्पिटल रन किया। उसके बाद 1.5 साल से अपना एक नया हॉस्पिटल मैंने मुरादाबाद रोड पर अग्रवाल हॉस्पिटल के नाम से बनाया है, जहाँ 1.5 साल से मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम और विदेशी हेल्थ केयर सिस्टम की अगर मैं तुलना करने को कहूँ तो क्या वाकई इस बात को कह सकते हैं कि इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम विदेशी हेल्थ केयर सिस्टम के सामने फेल है? नहीं, फेल नहीं है। बेसिकली मेन प्रॉब्लम है पॉपुलेशन की। विदेश में जितनी पॉपुलेशन किसी एक कंट्री की है उतने हमारे यहाँ सिर्फ यूपी की है। अगर यहाँ पे इंडिया में वो जो हेल्थ सिस्टम प्रोवाइड करा रहे हैं वो उतनी जनसंख्या को करा रहे हैं जितनी संख्या हमारे एक प्रदेश की है, उससे भी कम की। इतने बड़े हेल्थ सिस्टम को चलाना और सबको सेवाएं देना, ये एक बहुत ही बड़ा काम है और जिसको इंडिया बहुत ही बखूबी कर रहा है। सबसे पहले अभी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना शुरू करी है, उससे जो है गरीब से गरीब आदमी भी अपना इलाज बहुत ही आसानी से करा ले रहा है। उसको अब इस बात का डर नहीं है कि मेरे फैमिली में अगर किसी को कोई मिसहैपनिंग हो गई, कोई हार्ट अटैक आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा। मेरे पास सरकारी अस्पताल में जाऊंगा, वहाँ इलाज होगा
नहीं होगा, पूरी सुविधा मिलेगी नहीं मिलेगी। अब उसको इस बात का डर नहीं है, उसको पता है कि मेरा इलाज जो है प्राइवेट अच्छे से अच्छे अस्पताल में भी निःशुल्क हो रहा है। तो इतना बड़े हेल्थ सिस्टम चलाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। आप बात कर लो, चाहे विदेश की बात कर लो, लेकिन विदेश की जनसंख्या तो देखिए, वहाँ उसकी जनसंख्या कितनी कम है, उसको हेल्थ सिस्टम अच्छे से अच्छा प्रोवाइड कराना कोई मुश्किल काम नहीं है। 140 करोड़ लोगों को हेल्थ सिस्टम प्रोवाइड कराना, वो भी इतनी अच्छी तरीके से, एक बहुत बड़ा टास्क है। इसलिए हम ये कहेंगे कि इंडिया का हेल्थ सिस्टम मैनेज करना और विदेश का हेल्थ सिस्टम मैनेज करने में बहुत अंतर है। एक चीज़ में विदेशी सिस्टम बढ़िया है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कैंसर है, हार्ट की कोई मेजर प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम जो है विदेश में इंडिया के मुकाबले, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वो ज़्यादा अच्छे से मैनेज हो रही हैं। उनका जो रिसर्च वर्क है वो इंडिया के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा है। इंडिया में थोड़ा रिसर्च वर्क अभी कम है बड़ी बीमारियों में, जैसे कैंसर जैसी बीमारी है, जब बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिनकी बहुत अच्छा रिसर्च वर्क है, रिसर्च वर्क में थोड़ा इंडिया हमारा अभी पीछे है। जो बड़ी डिसीजेज हैं, कैंसर, हार्ट, इनमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हैं वो विदेश में बेटर है। और एक चीज़ और है, आज की डेट में इंडिया में मेडिकल टूरिज्म नाम की एक चीज़ कहते हैं कि आजकल बहुत बढ़ रहा है। आप दिल्ली एनसीआर में बड़े बड़े हॉस्पिटल जैसे फोर्टिस है, अपोलो है, इन सब में ज़्यादातर इलाज विदेशियों का हो रहा है इस टाइम। वो लोग नी रिप्लेसमेंट कराना है तो इंडिया आ रहे हैं। डॉक्टरों की क्षमता पे कोई शक नहीं है इंडिया के, लेकिन इंडिया एक अफोर्डेबल कंट्री है एज कंपेरिजन टू फॉरेन कंट्रीज। तो फॉरेन वाले इंडिया के डॉक्टरों पे इतना विश्वास कर रहे हैं कि इलाज कराने इंडिया आ रहे हैं। आमतौर पे हम इस बात को हमेशा ही करते हैं कि भाई हमारा, आपका और हम सभी का लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ख़राब हो चुका है, हमारा रहन सहन बहुत ख़राब हो चुका है, खान पान बहुत ख़राब हो चुका है, और लिविंग स्टैंडर्ड भी कहीं ना कहीं डगमगाया हुआ ही रहता है। लेकिन आज के समय में भैया अपना लाइफस्टाइल तो कोई सुधारना नहीं चाहता या सुधार नहीं पाते। लेकिन इस बात का जवाब हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्या करें कि हमें हड्डियों से और जोड़ों से संबंधित परेशानियां यार जीवन भर ना सताएं। अगर ऐसा कुछ हो जाए ना यार तो मजा आ जाए। देखिए, हड्डियों से संबंधित अगर कोई बीमारी आप चाहते हो आपसे दूर भागे, आपको 2-3 चीज़ों पे स्पेशली ध्यान देना है। पहला है आपकी एक्सरसाइज, दूसरा डाइट। अगर ये 2 चीज़ें ही आप अच्छे से मैनेज कर लोगे तो हड्डी की बीमारी आपसे काफ़ी हद तक दूर भागेगी। एक्सरसाइज है सबसे ज़्यादा मेन। अगर आप चाहे कितने भी बिजी हो, कितना भी लाइफ स्टाइल आपका ख़राब हो, कितना ही आपका टाइम नहीं निकाल पाते अपनी सेहत के लिए, अगर आप 15 से मिनट से 30 मिनट तक भी अगर अपने लिए निकाल सकते हैं और डाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं, फास्ट फूड और जो फैट वाली चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को अपनी डाइट से अगर हटा सकते हैं, ये तो आप हटा ही सकते हैं ना। आप चाहे कितनी भी बिजी हो लाइफ में, अपनी डाइट को तो इम्प्रूव कर ही सकते हो। आप ये बाहर के जो फास्ट फूड होते हैं, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, इन सब आप क्या होता है हर हफ्ते जी, आजकल इंडियन फैमिली में क्या चलन बढ़ गया है जी, छुट्टी में तो शाम को डिनर तो हम बाहर ही करेंगे रेस्टोरेंट में। एक तरह का ट्रेंड बन गया है, शोबाजी हो गई है कि हम तो डिनर जी, हम तो घर में खाना बनता नहीं हमारे, हम तो बाहर ही खाते हैं खाना। जब भी होता है फैमिली के साथ गेट टुगेदर हो जाता है। अगर आप ये सब चीज़ें हटा के एक हेल्दी डाइट अगर आप ले रहे हैं और 15 से 20 मिनट या 30 मिनट अपनी लाइफ के लिए निकाल ले रहे हैं एक्सरसाइज के लिए, तो हड्डी की बीमारियां आप बहुत हद तक दूर कर सकते हो। आपने तो बड़ा सरल सा समाधान बता दिया कि भाई हड्डियों के रोग से अगर जीवन भर वंचित रहना है और बच के रहना है तो भैया 2 काम करो। एक तो फास्ट फूड और बाहर का इधर उधर का खान पान बंद कर दो, और दूसरा काम एक्सरसाइज करो। लेकिन उसमें भी लोग परेशान है भैया कि एक्सरसाइज हमने ये कर ली तो कमर दुख गई, वो कर ली तो घुटना दुख गया, ज्यादा दौड़ लिए तो सिन पेन हो गया, घुटने के बीच में दर्द हो गया, इससे भी परेशान है। बेसिकली क्या है, एक्सरसाइज को लोग यह समझते हैं कि हम सड़क पे आए और भागना दौड़ना शुरू करा, दिस इज एक्सरसाइज। दिस इज नॉट द एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज कोई भी चीज़ है, अगर कोई चीज़ आप सही तरीके से नहीं करोगे तो वो फायदे की जगह नुकसान देगी। जैसे आपने सिन पेन की बात करी, सिन पेन क्या है, लोग क्या करते हैं आजकल, चलो यार हम वेट बढ़ गया है, कल से दौड़ना शुरू करते हैं, पेट कम हो जाएगा तो हम हेल्दी हो जाएंगे। दिस इज नॉट द राइट वे। ये बहुत गलत तरीका है। आपकी मसल्स जो हैं पैरों की, आप आज तक तो दौड़े नहीं, मसल्स आपकी उसके लिए तैयार नहीं है। अब आप पहले दिन ही आपने लगा दी दौड़ बहुत तेज़ी से 4-5 किलोमीटर की, तो मसल्स तो
उस पर ओवर वर्क आ जाएगा, वो बेकार हो जाएगी। फिर कहोगे जी मैं तो कल दौड़ा, मेरी तो मसल इतनी टाइट हो गई है, मुझसे बैठा नहीं जा रहा, इसमें बहुत बेचैनी हो रही है। तो मसल्स जो है आपकी टाइट हो गई, बेसिकली टियर हो गया मसल में, आप ज़्यादा दौड़ लिए। जो काम आपको धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए था, आपने सोचा मैं पहले दिन ही 5 किलोमीटर की दौड़ लगा दूंगा, तो दौड़ एकदम से लगा देंगे, कोई भी मसल उसके लिए तैयार तो है नहीं। और ना आपकी बॉडी में, बोन्स में इतना कैल्शियम है आपकी लाइफस्टाइल की वजह से। दूध आप पीते नहीं, कैल्शियम आप लेते नहीं, ड्राई फ्रूट्स आप खाते नहीं, तो आपकी हड्डियों में जान तो है नहीं। और पहले दिन ही आपने जो जोश में आके किसी के कहने से, भैया घर वालों ने कहा भैया मोटा हो रहा है, वेट बढ़ रहा है, चल दौड़ लगा ले, तो दौड़ लगा ली, हो गया दर्द, ना मसल्स भी टियर कर बैठे, सिन पेन भी हो गया, बस हो गया काम। फिर उसके बाद जो है अब 2 महीने तक उसको लिए बैठे रहो। रोज के 4 या 5 पेशेंट ऐसे आते हैं कि डॉक्टर साहब हम पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और जो है मैं थोड़ा सा दौड़ लिया, मेरे तो ये इतना दर्द हो गया घुटनों में और काफ मसल्स में और सिन में, अब मुझसे तो दौड़ा नहीं जा रहा, और मेरा तो 15 दिन के बाद फिजिकल है, मैं क्या करूं। मैंने कहा अब कुछ ना हो सके, या तो अगर तुम्हें तैयारी करनी थी तो आप महीनों पहले तैयारी शुरू करते। अब आपने आज सोचा कि मेरा 20 दिन के बाद फिजिकल है, मैं 20 दिन दौड़ लगा के अपने को, शरीर को फिट कर लूंगा, तो ये तो बहुत ही है, अपने शरीर को नुकसान पहुंचा लोगे, फायदा कुछ नहीं होगे। जितना आप नॉर्मली दौड़ पाते दौड़ के टाइम पे, उतना भी नहीं दौड़ पाओगे। अब वो जी मुझे तो 5 दिन बाद दौड़ना है, मैंने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, आराम कर लो। अगर इसकी ये मसल अभी तो खिंची है, अगर और इसी पे दौड़ लिए तो वो फट जाएगी, फिर तुम्हें महीनों आराम करना पड़ेगा, तब जाके ठीक होगी। ये स्थिति है आजकल के युवाओं की। हर घर में बुजुर्ग माता पिता, बुजुर्ग अम्मा और बाबा हैं। अब बुजुर्ग अम्मा और बाबा और बुजुर्ग माता पिता ये जानना चाह रहे हैं कि भाई अब तो हमारी जो है जवानी की उम्र निकल गई और अब हमें घुटनों का दर्द सता रहा है, और जो जवानी वाले उपाय आपने बताए हैं वो तो अब हम करने से रहे, अब क्या करें। अब घुटनों के दर्द से जीवन ऐसा हो गया कि नर्क। देखिए ऐसा है, जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद ही कोई घर इंडिया में ऐसा हो जिसमें एक घुटने के दर्द का मरीज ना हो। ये प्रॉब्लम इतने व्यापक है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसका रीज़न क्या रहा कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हेल्दी नी होता क्या है, तभी तो आप कहोगे कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। नहीं तो आजकल के तो बुजुर्ग लोग ये मानने को तैयार नहीं होते कि मुझे घुटने मेरे घिसने शुरू हो गए हैं। एक हेल्दी नी वो नहीं है कि आप 30 मिनट तक बिना पेन के वॉक कर सको और 10 मिनट तक क्रॉस लेग मतलब पॉलिथी मार के बैठ सको विदाउट पेन, और अब स्टेयर्स चढ़ सको, कोई दर्द नहीं हो रहा, तो आप ये हेल्दी नहीं कहला सकते हो। और एक चीज़ और क्या है, लोगों में आजकल क्या हो रहा है कि कोई कहेंगे कि चलो मेरा जी घुटने में दर्द रहने लगा है, मैं जो है कल से ऐसा करता हूँ, वॉक करना शुरू करता हूँ। लोग कह देते हैं ना घुटने में दर्द होने लगा है, ऐसा कर तू चलना शुरू कर, कल से वॉक करना शुरू कर, तेरा घुटना ठीक होगा। पहली चीज़ तो हम लोगों को ये समझनी है, अगर घुटने में दर्द है तो उसका ट्रीटमेंट है रेस्ट, उसका ट्रीटमेंट वॉक नहीं है। पहले आप घुटनों का दर्द थोड़ा कंट्रोल करिए, उसके बाद आप वॉक शुरू करें, उसके बाद आप फिजिकल एक्टिविटी शुरू करें। और जैसा कि आपने कहा कि जो बुजुर्ग लोग हैं, अब उनकी तो वो एज निकल गई, तो अगर उनको घुटनों में दर्द है तो सबसे पहले उनको एक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, अपना एक्सरे कराना चाहिए। एक्सरे से ये पता चलेगा कि उनके घुटने की स्थिति क्या है, जो घुटने का घिसाव उनका शुरू हो गया है वो किस स्टेज में है, फर्स्ट स्टेज में है, सेकंड स्टेज में है, या बिल्कुल ही स्टेज खराब हो चुकी है, अब उनके घुटने में कोई स्पेस नहीं बची, बहुत ज़्यादा घिस चुके हैं। अगर देखिए माइल्ड घुटना घिसा हुआ है और उसको पेन है, तो उनको मेरी सलाह ये है कि सबसे पहले आप जो एक्सरसाइज शुरू करें वो लोड वाली एक्सरसाइज ना हो। लोड वाली एक्सरसाइज से मेरा मतलब है कि वॉक करना, दौड़ना, भागना, डांस करना, ये एक्सरसाइज आपको अवॉइड करनी है अगर आपके घुटनों में दर्द है तो। पहले आपको अगर एक्सरसाइज शुरू करनी है तो आपको जिन एक्सरसाइज में लोड नहीं आता पैरों पे, वो एक्सरसाइज शुरू करनी है। जैसे आप बिस्तर में लेटे लेटे साइकिलिंग कर सकते हो, जैसे साइकिल करते हैं वो बिस्तर में लेटे लेटे आप कर सकते हो। स्विमिंग, एक अगर आप यंग जनरेशन है जो स्विमिंग जानती है वो स्विमिंग कर सकती है। स्विमिंग इज ए नॉन वेट वेयरिंग, नॉट लोड लेने वाली एक्सरसाइज नहीं है। तो ये एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो आपके घुटने की मोबिलिटी थोड़ी बनेगी। मोबिलिटी बनेगी तो आपके घुटने की जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होना शुरू होंगी। मसल स्ट्रांग होंगी,
और आपके में साइनोवियल फ्लूइड थोड़ा बनना शुरू होगा। साइनोवियल फ्लूइड बेसिकली क्या होता है, जो घुटने में लुब्रिकेंट है जिसको ग्रीस कहते हैं लोग, वो बेसिकली साइनोवियल फ्लूइड है, जिसमें कि हाइलोरोनिक एसिड्स वगैरह होते हैं जो घुटने को एक चिकनाहट प्रदान करते हैं जिससे घुटना स्मूथली मुड़ सके, चल सके। तो अगर आप घुटने का मूवमेंट करेंगे तो धीरे धीरे साइनोवियल मेम्ब्रेन से फ्लूइड भी बनेगा, आपकी मसल्स भी थोड़ी स्ट्रांग होंगी। तो आप, और साथ में आपको डॉक्टर्स जो है कुछ कैल्शियम सप्लीमेंट, जो आपके घुटने में टियर हो चुका है, जो कार्टिलेज डैमेज हो चुकी है, उसके लिए आपको कुछ एंटीऑक्सीडेंट देंगे जो कि घुटने की रिपेयरिंग को थोड़ा इम्प्रूव करेंगे। जब आपका ये पेन खत्म हो जाएगा तो कुछ पेन किलर्स, अगर डॉक्टर्स को लगता है कि बहुत पेन है तो कुछ पेन किलर्स देंगे, कैल्शियम के सप्लीमेंट, सबसे स्पेशली विटामिन डी का सप्लीमेंट, एंटीऑक्सीडेंट आपको देंगे, जैसे EHA है, DHA है, ये बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, जो हमारे घुटने के जो टीयर्स हैं, जो कार्टिलेज में ऑलरेडी डैमेज हो गया है, उसको कुछ हद तक रिपेयर करने का काम करते हैं। बहुत से सप्लीमेंट दवाइयों के फॉर्म में भी अवेलेबल हैं, जैसे ग्लूकोसामीन है, कॉन्डिटिन सल्फेट है, बहुत सारी मेडिसिन आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अगर दर्द है, आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करके आप ये पता लगाएं कि आपकी बीमारी किस स्टेज में है। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, आजकल लोगों में नी रिप्लेसमेंट का बारे में लोग बहुत बात करते हैं। मैं कहता हूँ नी रिप्लेसमेंट जो है अर्ली स्टेज में नहीं होता, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट अगर आप बेस्ट से बेस्ट भी नी रिप्लेसमेंट करोगे, उसकी मैक्सिमम लाइफ 25 ईयर्स है, उससे ज़्यादा नहीं है। अगर आपने 40 साल में नी रिप्लेसमेंट करा लिया तो 25 साल बाद आपको फिर रिवीजन TKR कराना पड़ेगा, और रिवीजन TKR इतना बढ़िया इफेक्ट, इतना अच्छे रिजल्ट नहीं है जितने कि प्राइमरी TKR के हैं। तो आपको सबसे पहले अपने नी को सेव करना चाहिए। 3 कंडीशन है जो आपके अंदर हैं, तो आपको नी रिप्लेसमेंट करा लेना चाहिए। पहली चीज, आप में डिफॉर्मिटी डेवलप हो गई है नी में। कुछ के लोग घुटने बाहर की तरफ टेढ़े हो जाते हैं, कुछ के अंदर की तरफ टेढ़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत से बुजुर्ग मेरे पास आते हैं जिनके पैर ऐसे जा रहे होते हैं बाहर की तरफ, वो ऐसे ऐसे चलते हैं। कुछ के ऐसे अंदर की तरफ हो जाते हैं, वो देखते ही दूर से कह दोगे कि ये कैसे चल रहा है। बड़ा अजीब सी, मतलब ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाती है उस पेशेंट के लिए कि वो कहीं जा रहा है तो ऐसे ऐसे चल रहा है, बिल्कुल अजीब, उसका गेट ही चेंज हो जाता है। अगर आप में डिफॉर्मिटी डेवलप हो गई है तो नी रिप्लेसमेंट की इंडिकेशन है। दूसरी चीज है, नी रिप्लेसमेंट के लिए आपको अगर रेगुलर पेन किलर लेनी पड़ रही है, आप कहते हो जी मेरे तो बिना पेन किलर के एक दिन भी गुजारा नहीं है, तो आपको नी रिप्लेसमेंट का सोचना चाहिए। क्योंकि अगर आप रेगुलर पेन किलर लेके नी के पेन को तो दबा ले रहे हो, लेकिन आपकी पूरी बॉडी उससे खराब हो रही है। किडनी डैमेज हो रही है, लीवर डैमेज हो रहा है। पता चला एक घुटने की चक्कर में आपने अपनी पूरी बॉडी खराब कर ली, और किडनी एक बार डैमेज हो गई फिर आपकी ज़िंदगी बहुत बेकार है। डायलिसिस पे ज़िंदगी बहुत बेकार ज़िंदगी है, पैसे से भी और सेहत से भी। आप 100-200 मीटर भी नहीं चल पा रहे हो। जब आप चल ही नहीं पा रहे हो, चल रहे हो तो बहुत पेनफुल कंडीशन में चल रहे हो, रेगुलर पेन किलर खा रहे हो, तो फिर नी रिप्लेसमेंट से कैसा परहेज। जब आपकी ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि आप कहीं जा नहीं सकते, कहीं चल नहीं सकते, पेन किलर खा खा के गुजारा कर रहे हो जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रही है, तो नी रिप्लेसमेंट के बारे में आदमी को सोचना चाहिए। नी रिप्लेसमेंट आज की डेट में एक तरह से वरदान है उन पेशेंट्स के लिए जो इस दर्द से जूझ रहे हैं। नी रिप्लेसमेंट आज की डेट में इतना एडवांस स्टेज पे पहुंच चुका है, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट, इतनी आधुनिक तकनीक, आधुनिक इम्प्लांट उसमें आ चुके हैं कि पेशेंट कहेगा अगर नी रिप्लेसमेंट के बाद काश ये काम मैंने 5 साल पहले करा लिया होता तो मेरी ज़िंदगी के 5 साल बेकार ना हुए। वो कहता है जी मैं तो इतना दर्द सह रहा था, ये तो आपने ऐसा कर दिया कि बस अब मुझे पता ही नहीं चल रहा कि जो है कि मेरे घुटने बदले हुए हैं। क्योंकि बेसिकली लोगों का में एक मिथ है कि घुटना बदलने में क्या है, वो हमारी पूरी हड्डी बदल देंगे, काट के हड्डी नया घुटना लगा देंगे। ये नहीं होता है। नी रिप्लेसमेंट में ओनली आपके जो घुटने की हड्डी है उसकी सरफेस को चेंज किया जाता है, उसकी मोटर नहीं बदली जाती। मोटर से मेरा मतलब है ना तो मसल्स बदल रहे हैं ना बोन बदल रहे हैं, बस उसकी सरफेस बदल रहे हैं जो घिस गई है। ये अगले दिन से पेशेंट चलना शुरू करा देते हैं, नेक्स्ट डे से। शायद ही कोई ऐसी सर्जरी हो जी नेक्स्ट डे में मरीज कहे जी मैं तो अब अपने पैरों पे चल रहा हूँ, जो पैर टेढ़े थे अरे ये तो बिल्कुल सीधे हो गए। तो इससे बढ़िया वरदान कोई नहीं है उन पेशेंट्स के लिए जो कि इससे जूझ रहे हैं और इतना दर्द सह के उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बेड रिटर्न टाइप की हो गई है।
टॉयलेट बाथरूम भी जाना है तो उनको कोई पकड़ के ले जा रहा है, तो उस पर फिर इससे परहेज क्यों है, जिससे में कि आप कम से कम 10-15 दिन के बाद तो आप सारा काम विदाउट किसी सपोर्ट के अपने आप कर सकते हो। तो ये तो एक बहुत बड़ा वरदान है। तमाम तरीके के एड्स ऐसे देखते हैं, इस तरीके के प्रचार किए जाते हैं। कई सारी कंपनीज हैं जो कि घुटनों में लगाने वाले और दर्द में लगाए जाने वाले तेल बनाती हैं, कुछ क्रीम्स बनाती हैं, कुछ ट्यूब्स बनाती हैं, कुछ और तरह की मेडिसिन बनाती हैं। उनका प्रचार ऐसे किया जाता है कि चाहे गठिया हो, चाहे जोड़ों का दर्द, अगर ये तेल लगा डाला तो लाइफ जिंगालाला, मतलब दर्द जो है वो छू मंतर हो जाएगा। इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए ऐसा भी है, जो भी लोकल एप्लीकेशन के ट्यूब हैं, जेल हैं, तेल हैं, जो भी सब कुछ है, ये एक हद तक ही और कुछ टाइम तक मरीज को थोड़ा सा रिलीफ देते हैं, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं, जैसे मेंथोल है। मेंथोल एक कोल्ड इफेक्ट देता है, और कोल्ड इफेक्ट इस तरह का ऐसे ही हो गया जैसे आपने आइस से सिकाई करी है, तो उससे थोड़ी पेन और स्वेलिंग कम हो जाती है। कुछ ट्यूब्स में, कुछ तेल में डाइक्लोफेनेक भी होता है, जो वैसे पेन किलर होता है, वो लोकली एब्जॉर्ब होता है, थोड़ा मसल्स को पेन से थोड़ा रिलीफ देता है। और कुछ आयुर्वेदिक तेल्स होते हैं जिनमें आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं, उनका भी, लेकिन सबका जो इफेक्ट है वो स्किन तक ही सीमित है, स्किन या मसल सॉफ्ट टिश्यू तक ही सीमित है। ये कभी भी, आप खुद सोचिए, कोई तेल या क्रीम एब्जॉर्ब होके जो घुटना घिस गया है उस तक तो नहीं पहुंच जाएगी, और वहां जाके कोई इफेक्ट तो कर नहीं सकती। तो जितने भी तेल के विज्ञापन है, जी घुटने का दर्द है कि ये तेल से मालिश कर लो, और तो ये घुटने का दर्द आपका हमेशा के लिए छूट जाएगा। आजकल बड़े बड़े ऐड आते हैं अखबारों में कि ये तेल लगा डाला तो नी रिप्लेसमेंट से छुटकारा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक प्रचार के तरीके हैं, एक झूठा प्रचार है। ये इफेक्ट जरूर देते हैं। मरीज जब लगाता कहता हाँ मुझे बढ़िया तो लगा, मेरी सूजन भी थोड़ी कम हो गई और दर्द भी थोड़ा कम हो गया, लेकिन वो घुटने की बीमारी ठीक नहीं कर रहे हैं। वो आपको एक सेंसेशन दे रहे हैं, ठंडे की, कुछ गर्म की सेंसेशन देते हैं, कुछ ठंडे की देते हैं, और कुछ में डाइक्लोफेनेक जैसा कंपाउंड होता है जो थोड़ा बहुत पेन रिलीफ लोकल लेवल पे कर सकता है। युवा जो है वो देश की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन आज के समय में हमारे देश के युवा की जो रीढ़ की हड्डी है वो खुद सही सलामत नहीं है। हालत बहुत लचर हो गई है। आए दिन भैया कमर में दर्द है, ये दर्द है, वो दर्द है, इस प्रकार की चीजें होती हैं। और खास तौर पर 25 से 40 साल की उम्र के बीच के जो युवा हैं उनमें खास तौर पर होती है। देखिए मेन कारण क्या है, सबसे मेन चीज है आजकल के युवाओं का मैक्सिमम काम कुर्सी पे बैठ के डेस्कटॉप या लैपटॉप से चल रहा है। दिन भर बैठे रहना, पुअर डाइट, नो एक्सरसाइज, नो सन एक्सपोजर, और लेट के टीवी देखना, और सबसे मेन चीज ये मोबाइल, दिन भर कमर झुका के, गर्दन झुका के मोबाइल में काम करना, ये सबसे मेन कारण है आज के युवाओं में कमर दर्द के। अब आपने कहा ना पुराने जमाने में दादाओं को परदादाओं को नहीं होता था, उस टाइम कौन सा लैपटॉप और मोबाइल थे, कौन सा वर्क फ्रॉम होम हुआ करता था, सब मेहनत के काम हुआ करते थे, प्रॉपर सन एक्सपोजर था। आज की डेट में तो एसी से उठे, गाड़ी में बैठे एसी में, फिर ऑफिस में जाके बैठ गए, वहाँ भी एसी, सन एक्सपोजर तो नील है, विटामिन डी की कमी होनी ही होनी है, दूध आजकल का युवा लेना पसंद नहीं करता, तो कैल्शियम की कमी होना जरूरी है। एक जगह बैठे रहोगे, एक जगह झुक के काम करते रहोगे लैपटॉप डेस्कटॉप पे, तो मसल्स तो स्पास में आई जानी है। तो जो बेसिकली मेन दर्द है वो मस्कुलर है आजकल के युवाओं में, जो कि एक पोजीशन में बैठे रहने से 8-8, 10-10 घंटे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, एक ही पोजीशन में बैठ के, ना पोजीशन चेंज हो रही, नहीं कुछ हो रही, गर्दन झुक के काम कर रहे हैं, डाइट इंप्रूव है नहीं, एक्सरसाइज करते नहीं हैं। तो यही सब आज के डेट में यंग युवाओं के कमर दर्द के कारण है। हड्डियों की बीमारी के किसी प्रकार से क्या कैंसर भी हो सकता है? हड्डियों की बीमारी कैंसर का रूप भी ले सकती है? बेसिकली हड्डी की बीमारी कैंसर का रूप नहीं ले सकती। हड्डी का कैंसर एक आज की डेट में एक मुख्य बीमारी बनता चला जा रहा है, और ये किसी भी एज के लोगों को अपनी चपेट में ले सकता है, चाहे छोटे बच्चे से लेके बड़ी एज तक में हड्डी के कैंसर आजकल मिल रहे हैं। और कैंसर होने का कोई कारण आज की डेट में नोन टू नहीं है। ये बेसिकली एक जेनेटिक है, और वो किसी में भी हो सकता है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि मुझ में नहीं होगा, उसमें हो सकता है, मुझ में नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह सकते आप। ये किसी में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है। हर एज के कैंसर की, हर एक पर्टिकुलर एज का एक पर्टिकुलर कैंसर्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर एज में होते हैं, लेकिन हो किसी में भी सकते हैं। लेकिन हड्डी की कोई बीमारी कैंसर में डेवलप हो जाएगी,
ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो मैट्रेस होती है हमारे बेड पर, जो हम मैट्रेस बिछाते हैं, जो गद्दे और कुशन्स होते हैं, उनका, गद्दों का और कुशन्स का और मैट्रेस का हमारे जीवन में, जो हमारी हड्डियां हैं हमारे शरीर की, उनको लेकर के किस प्रकार का प्रभाव है? देखिए, मेरे हिसाब से जो बेस्ट आपका मैट्रेस है उसमें एक सबसे पहले हार्ड लेयर होनी चाहिए जो कि बेस का काम करे। उसके ऊपर आपके पास एक सॉफ्ट लेयर होनी चाहिए जिसको आप मेमोरी फोम्स कह सकते हो। इसका रीज़न क्या है? देखिए, आप जब लेटते हैं आपकी कमर के कुछ पार्ट्स तो मैट्रेस से टच करते हैं, जैसे हिप्स वाला पोर्शन है, अपर बैक है, वो टच करती है मैट्रेस से। वो होनी चाहिए हार्ड। उसके लिए हमें हार्ड सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर वो हार्ड नहीं होगा तो आप जब उसमें लेटोगे तो वो सिंक करेगा, तो आपको प्रॉब्लम कमर की और बैक पेन की हो सकती है। और जो बीच का हिस्सा हमारा स्पाइन का होता है वो थोड़ा कर्व होता है। कर्व होने की वजह से वो हवा में रहता है। अगर उसको सपोर्ट नहीं मिला तो फिर वो पार्ट आपका दर्द करेगा। इसलिए जो हमें मैट्रेस लेना चाहिए वो उसमें बेसिक लेयर, जो बेस लेयर होनी चाहिए वो हार्ड होनी चाहिए। कॉयर की जो होती है वो हार्ड होनी चाहिए। उसके ऊपर जो टॉप लेयर होनी चाहिए वो मेमोरी फोम की होनी चाहिए या लेटेक्स की होनी चाहिए। बेसिकली लेटेक्स जो होता है, आजकल प्योर लेटेक्स के भी मैट्रेसेस उपलब्ध हैं। लेटेक्स जो है बहुत अच्छा है, वो बेसिकली सॉफ्ट भी है और हार्ड भी है। वो मतलब अगर, लेकिन लेटेक्स थोड़ा कॉस्टली होता है। लेटेक्स के जो मैट्रेस हैं, अगर प्योर लेटेक्स के हैं तो वो थोड़ा कॉस्टली होते हैं। तो इसलिए इंडिया में आज की डेट में अच्छी अच्छी कंपनियों के इस तरह के मैट्रेस अवेलेबल हैं जिसमें कई लेयरिंग होती है। नीचे की हार्ड होती है, बीच में कुछ लोग एरिएशन वाली, परफोरेशन वाली भी डाल देते हैं जिससे कि गर्मी निकले, और सबसे ऊपर जो टॉप लेयर होती है वो मेमोरी फोम कहलाती है। तो हमें इस तरह का मैट्रेस देखना चाहिए। एक्सट्रीम सॉफ्ट मैट्रेस मतलब बहुत बुरे हैं। अगर आप बहुत ही सॉफ्ट गद्दे पे सो रहे हैं तो वो कमर के दर्द के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। आप होटल्स में जाते हैं, होटल्स में आपने देखा होगा कि अक्सर गद्दे जो है बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। अब मैं बहुत से लोगों को आपने सोते हुए कहते हुए सुना होगा, यार मैं होटल में गया, होटल तो इतना बढ़िया था लेकिन मुझे तो पूरी रात नींद ही नहीं आई। बहुत से लोग कहते हैं, यार मुझे तो होटल इतना महंगा लेकिन नींद मुझे आई नहीं। उसका रीज़न ही यही होता है क्योंकि ज़्यादातर होटल्स में मैंने भी देखा है जो गद्दे होते हैं वो एक्सट्रीम सॉफ्ट होते हैं। तो उस पर आप नहीं सो सकते क्योंकि जब भी आपका हार्ड पार्ट उससे टच करेगा वो दबेगा और वो दर्द करेगा। इसलिए जब भी गद्दा आप चूज करें, जो भी मैट्रेस आप चूज करें, वो हार्ड और सॉफ्ट ऊपर की लेयर जो है, टॉप लेयर उसकी जो होनी चाहिए वो मेमोरी फोम की होनी चाहिए, जिससे कि वो जो आपका कर्व वाला पोर्शन है उसमें वो रहे, जिससे कि आपको उसको सपोर्ट मिले रात। रीढ़ की हड्डी में L4 L5 की समस्या भी आज के समय में आम होती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी भी उतने ज्यादा लोगों में तो ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन जिनके साथ L4 L5 वाली समस्या है वो बड़ा ही ज्यादा कष्टप्रद जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या है ये L4 L5, क्यों इसकी समस्या उत्पन्न हो रही है और आखिर कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है? देखिए, इसको अगर समझना है बेसिकली सबसे पहले तो हमें ये समझना है ये L5 L4 S1 है क्या। देखिए, इसको मैं आप इस मॉडल के हिसाब से समझाना चाहता हूँ आपको। देखिए, ये है बेसिकली हमारी स्पाइनल कॉर्ड। इसमें ये जो होती हैं ये होती हैं वर्टिब्रा, ये सर्वाइकल, डोर्सल, फिर लंबर और फिर सैक्रल। ये सैक्रम है, ये लंबर वर्टिब्रा है, L5 L4 L3 L2 L1। दिस इज L5, दिस इज L4। इनके बीच में आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये कहलाता है डिस्क। जब भी कोई आदमी हैवी वेट उठा लेता है या आने जाने में कहीं बहुत जोर से झटका लग गया या उसने कोई भारी वजन मोटर उठा ली, कोई भारी वेट घर में ही उठा लिया है, धक्का लगा दिया, तो कभी कभी जो डिस्क होती है ये रप्चर होके, प्रोलैप्स जिसको हम कहते हैं डिस्क प्रोलैप्स, इसके ये प्रोलैप्स होके बाहर आ जाती है और यहीं से इसके बीच में से जो ये आप येलो कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये बेसिकली नसें हैं जो रीढ़ की हड्डी के अंदर से होते हुए हमारे पैरों में जाती हैं। तो जब ये डिस्क प्रोलैप्स हो जाती है तो इसका ये जो पार्ट है, जब ये नस को दबाने लगता है तब वो नस दर्द करती है और जहाँ जहाँ वो नस जा रही है उस दौरान पूरे पैर में उसको वो दर्द फील होता है। इसी को कहते हैं सियाटिका वाला पेन। तो ये प्रॉब्लम आज की डेट में इसलिए कॉमन हो गई है क्योंकि आज की डेट में अगर किसी को भारी वेट उठा लिया, जैसे जिम आज की डेट में बहुत फेमस है, अगर कोई बिना ट्रेनर की गाइडेंस में हैवी वेट उठा लिया, गलत एंगल पे उठा लिया, तो सारा वेट जब इस डिस्क पे आएगा तो ये प्रोलैप्स कर जाएगी। तो अगर ये नस को दबाने लगी तो ये दर्द उसके पूरे पैरों में जाने लगेगा। ये जो प्रॉब्लम है आज की डेट में बहुत कॉमन हो गई है और
एक चीज मैं आजकल के लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 95% पेशेंट जो हैं जो डिस्क की परेशानी से ग्रसित हैं उनको हम कंजर्वेटिव तरीके से ही ठीक कर सकते हैं। कंजर्वेटिव मतलब दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से, इन सब चीज़ों से, एक्सरसाइज से, सब चीज़ों से ठीक किया जा सकता है। सिर्फ 5% केसेस में ही हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। आज की डेट में मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जो किसी कमर में हल्का सा दर्द हुआ, किसी ने उसको एमआरआई एडवाइस कर दिया, वो एमआरआई करा रहा है, उसमें एमआरआई में हल्की सी उसको डिस्क प्रोलैप्स मिला। क्या वो आता है रिपोर्ट लेके मेरे पास, डॉक्टर साहब इसमें तो मेरी जो डिस्क हैं ये कई जगह से दब रही हैं, अब इसका क्या होगा, मुझे क्या ऑपरेशन कराना पड़ेगा। बहुत डर जाता है रिपोर्ट देख के एमआरआई की, क्योंकि एमआरआई में माइल्ड डिस्क भी होगी तो वो भी रिपोर्ट में तो आएगी। तो उसको इतना नहीं पता, वो ये डर जाता है कि मुझे तो ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी और मैं तो बेकार हो जाऊंगा। लेकिन मैं ऐसे लोगों को इसके माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ओनली 5% लोगों को ही सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। 95% पेशेंट्स को हम मेडिसिन से, जिसमें कि पेन किलर्स, मसल रिलैक्सेंट और प्रिगावलिन, नस के लिए प्रिगावलिन, नस के दर्द के लिए प्रिगावलिन, गाबापेंटिन, इस तरह की मेडिसिन आजकल मार्केट में मिलती हैं। आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वो आपको पेन किलर मेडिसिन, मसल रिलैक्सेंट्स और प्रिगावलिन, गाबापेंटिन की मेडिसिन आपको देगा। आपको रेस्ट करना होगा कुछ दिन। बेल्ट का भी यूज आप कर सकते हैं, लोकल जेल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं मसल्स के लिए। तो उससे जो है आपको ये प्रॉब्लम कुछ दिन के रेस्ट से आपका ठीक हो जाएगा। तो मिथक है उंगलियां चटकाने को लेकर के, उंगलियों की हड्डियां चटकाने को लेकर के। आमतौर पे आम आदमी की या हम सभी की आदत बन गई है कि कभी भी कुछ हुआ 5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बाद एक बार ऐसे उंगली की जो हड्डियां हैं उनको चटका दिया आमतौर पे, और मजाक में, मजे में। लेकिन इस पर मैंने सुना है कि ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी परेशानी का एक कारण बन सकती है। नहीं, उंगलियां चटकाना कोई एक प्रॉब्लम नहीं है, एक नॉर्मल प्रोसीजर है और ना ही ये कोई अर्थराइटिस का या जॉइंट पेन का साइन होता है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है और इससे करने में कोई नुकसान नहीं। कोई नुकसान। इस बात को आप क्लैरिफाई। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आपने सुना काशीपुर के प्रख्यात हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर अग्रवाल को। इन्होंने शरीर की हड्डियों से संबंधित जितनी भी तमाम आज के समय में चलन में आई बीमारियां हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जोड़ों का दर्द हो और तमाम तरीके का जितना भी कुछ आज के समय में हड्डियों से संबंधित संकट आप और हम फेस करते हैं, उन सभी पर इन्होंने अपनी राय दी है, अपनी सलाह दी है, और किस तरह से हम अपनी हड्डियों को ताउम्र मजबूत रख सकते हैं उस बारे में भी इन्होंने कई खुलासे कर दिए हैं। अब ऐसे में डॉक्टर साहब की बातों से आप लोग कितने सहमत हैं या फिर नहीं हैं, कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बता सकते हैं। ये इंटरव्यू आप सभी को कैसा लगा ये भी जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।